एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग 16 महाजनपद पढ़ चुके हैं। उसमें से जो सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया मगध जनपद। तो हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं और इसमें किसने शासन किया, कब तक शासन किया, कितने वंशों ने शासन किया, ये सब हम जानते हैं आज। देखिए, ये सबसे शक्तिशाली था और मगध जनपद जो वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को मिला के बनता था। और इससे पहले जो है काशी महाजनपद शक्तिशाली था। तो मगध जनपद क्या हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली। महाजनपद हो गया, मतलब गया, ये पूर्व काल की बात है, बहुत आज से पहले। और बात किया जाए कि इससे पहले कौन, तो मगध जनपद से पहले काशी शक्तिशाली था। लेकिन ये बात आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे जाने रहिए कि काशी मगध से पहले शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। अगर बात किया जाए कि इसके स्थिति की, तो हमने बताया कि वर्तमान स्थित जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल में था। यानी इसके जो क्षेत्र होते थे वही वर्तमान समय में ये वाले क्षेत्र जो होते थे वही होते थे। ये मगध साम्राज्य जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये जो अपने चरम सीमा पर, यानी सबसे ज़्यादा समृद्धि तो 6वीं शताब्दी में मिली इसको। लेकिन ये जो है महाभारत काल के महाभारत काल के समय से इसको जाना जाता है। यानी इसका अगर समय की बात किया जाए तो 544 से लेके 185 BC तक इसका समय था। यानी जैसे कोई साम्राज्य, यानी अपने उदाहरण के लिए माना जाए भारत में कोई भी राज्य था पहले, जैसे जम्मू कश्मीर को ही रख लो या कोई प्रदेश रख लो, तो पहले वो राज्य था, उसके बाद उसको विलय करके दूसरे राज्य में यानी दूसरा राज्य बना दिया गया। तो फिर उसका कुछ समय सीमा रहा कि अब इतने से बना, मान लो 1947 से बना और क्या 2014 तक वो था। तो ये इसका समय सीमा, एक उदाहरण हम दे रहे हैं, कोई राज्य बता नहीं रहे हैं स्पेशली। तो ऐसे, तो इसी तरह जो इस साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का समय था, मगध साम्राज्य का समय 544 BC, यानी बहुत पहले की बात, और से लेके 185 BC तक था। अब बात किया जाए मगध साम्राज्य पर कितने शासकों ने या कितने वंशों ने शासन किया, तो इस पे 4 वंशों ने शासन किया। इसके लिए ट्रिक है, हंसना मना है। यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। आप मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, तो आपका हो जाएगा हंसना मना है, HSNM। तो H से हो जाएगा हर्यक वंश, S से हो जाएगा शिशुनाग, और यन से हो जाएगा नंद।
नंद वंश, और यम से हो जाएगा मौर्य वंश। ये आपके हो जाएंगे शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये 4 वंश हो जाएंगे। इसकी संस्थापना की बात किया जाए तो इसके प्राचीन मगध यानी सबसे पुराने जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ थे। यानी मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मगध साम्राज्य के संस्थापक मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपके बृहद्रथ हो जाएंगे। इसमें एक बात यह है कि बृहद्रथ से ये स्टार्ट होगा और बृहद्रथ पर ही खत्म होगा। बृहद्रथ, तो ये आपके बृहद्रथ हो जाएंगे, इसके संस्थापक हो जाएंगे। ये महाभारत काल का, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें बृहद्रथ होते हैं, यानी जरासंध के जो पिता होते हैं, तो वही बृहद्रथ इसके संस्थापक थे। तो ये महाभारत काल के, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, महाभारत काल के। अब हम आते हैं इसके एक एक वंशों को पढ़ लेते हैं। जैसे मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन जो वर्णन मिलता है वो आपके अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है, तो अथर्ववेद में इसका वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। साम्राज्य का प्रथम वर्णन कहाँ पर मिलेगा? तो अथर्ववेद में। मिलता है। ये थोड़ा होगा मगध साम्राज्य के बारे में कि ये सबसे 16 जनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और इसने अपने आप को साम्राज्य बना लिया। और इससे पहले अगर बात किया जाए कि कौन शक्तिशाली था तो काशी हो जाएगा, वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और कहाँ, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थित था। अगर समय सीमा की बात किया जाए तो ये कितना 544 से लेके 185 BC पूर्व तक था। इस पे 4 वंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य वंश। हम आते हैं हर्यक वंश को पढ़ते हैं। हर्यक वंश के इम्पोर्टेंट जो शासक थे, हर्यक वंश देखिए, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिम्बसार थे। बिम्बसार इसकी स्थापना किए थे 544 BC में। तभी से मगध साम्राज्य को माना जाता है कि जो मगध साम्राज्य का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलने लगा। तो यहाँ से, और इनका समय सीमा जो था यानी शासन करने का, तो ये 544 से लेके 492 तक बिम्बसार ने शासन किया था। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिम्बसार। बिम्बसार, इनका शासन काल कितना हो जाएगा? 544 से लेके 492 आप BC पूर्व, यानी यहाँ पर भी BC रहेगा। 544 BC से लेके 492 BC तक, यानी अगर समय की बात किया जाए कितना शासन किया तो लगभग 52 साल, जो कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले जो हो गए राजा हो जाएंगे। अगर इनके अन्य नाम की बात किया जाए तो श्रेणिक इनका अन्य नाम और क्षेत्रजस इनका नाम है। यानी अन्य नाम जो बिम्बसार का है, अन्य नाम वो श्रेणिक हो जाएगा। श्रेणिक किसमें कहा गया है? तो ये जैन साहित्यों में श्रेणिक के नाम से जाना गया है। और क्षेत्रजस, क्षेत्रोजस, ये मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है।
अगर पुराणों की बात किया जाए, कितने पुराण है, तो 18 पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। पुराण। और ये श्रेणी जो है जैन साहित्य में, जैन साहित्य में श्रेणी के नाम से इसको जाना गया है। ये जो था, ये क्या हुआ, भारत के इतिहास में अगर भारत के मध्यकाल की बात की जाए तो अकबर सबसे ज़्यादा शासन करेगा, या मुगल काल में सबसे ज़्यादा शासन किसने किया, तो वो हो जाएगा अकबर। लेकिन भारत में, संपूर्ण भारत के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए किसने शासन किया, तो बिंबिसार हो जाएगा। तो इसका अगला पॉइंट यही लिख लीजिए, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। तो ये सबसे ज्यादा, अगर ये बात किया जाए कि इन्होंने क्षेत्र कैसे विस्तार किया, तो जो बिंबिसार ने क्षेत्र विस्तार के लिए क्या काम किया, वैवाहिक नीति अपनाई और एक अंग जो जनपद था उसको जीत लिया। तो अंग जनपद को जीता, अंग जनपद को जीता तथा वैवाहिक नीति अपनाई। देखिए ये नीति जो है अकबर ने भी अपनाई थी, वैवाहिक नीति। तो वैवाहिक नीति अपनाई, जिसमें से कुछ जो कुछ प्रमुख रानियां थीं, जैसे महाकौशला जो थी, ये प्रसेनजीत की बहन थी, और इनसे जब इन्होंने शादी किया तो क्या हुआ, काशी दहेज में मिला। तो महाकौशला से शादी करके क्या हुआ, ये प्रसेनजीत की बहन थी, तो काशी दहेज में, और ये जो है दहेज का प्रथम उदाहरण हो जाता है इतिहास में। तो इसका एक जो विशेषता है कि इतिहास दहेज का प्रथम उदाहरण, हो जाएगा। और जो लोचना थी, लोचना चेटक की बहन थी, या नहीं, चेटक की पुत्री थी। तो लोचना से शादी इन्होंने की, लोचना जो कि चेटक की, ये चेटक की बहन हो जाए, वो पुत्री हो जाएंगी, बार बार बहन ही निकल रहा है। और फिर इन्होंने शादी किया अंग जनपद की तरफ, अंग जनपद को तो जीत लिया था। इन्होंने क्षेमा से शादी किया, जो भद्र प्रदेश में थे। भद्र प्रदेश कहाँ है, क्षेमा, ये भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी, राजकुमारी। ये भद्र प्रदेश आपका हो जाएगा पंजाब वाला प्रदेश। तो देखिए ये अंग जनपद को जीत लिए, और इधर काशी को दहेज में मिल गया, दहेज का पुराना उदाहरण आपके सामने। फिर उसके बाद लोचना से शादी किया, और फिर उसके बाद क्षेमा से पंजाब की तरफ। बिंबिसार जो था वो पहले क्या था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके बाद इसने जैन धर्म को अपनी पत्नी लोचना के कहने पर जैन धर्म मानने लगे, क्योंकि इनके जो पिता थे चेटक की पुत्री हैं ये, तो इनके ये जैन धर्म को मानते थे, इसीलिए ये जैन धर्म को मानने लगे। तो इसका अगला पॉइंट हो जाएगा बिंबिसार किसका, बौद्ध धर्म का। अनुयायी था,
परंतु पत्नी लोचना के कहने पर यह जैन धर्म को मानने लगा, जैन धर्म का अनुयायी हो गया। तो ये जैन धर्म का, अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी, राजगृह इसकी राजधानी थी। अभी तो राजधानी बता ही नहीं। राजगृह इसकी राजधानी थी। बिम्बसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को, जो दर्शक था, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अपना उत्तराधिकारी दर्शक को बनाया, लेकिन जब ये अंग जनपद जीते थे तो अंग जनपद को जीतकर इन्होंने अजातशत्रु अपने छोटे बेटे को वहाँ का उपराजा बना दिया था। तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और इसने अपने पिता की हत्या करके स्वयं को शासक बना लिया। लेकिन कहीं कहीं एक कहानी अन्य मिलती है, अन्य विद्वानों द्वारा लिखा गया है कि इसने अपने पिता को क्या क्या बंदी बना लिया था, और बंदी बना लिया तो फिर इनकी माता महाकौशला, जो महाकौशला अजातशत्रु की माता है, तो उन्होंने उनको धिक्कारा कि आपने अपने पिता को बंदी बना लिया। तो तलवार लेके आया भेड़िया काटने के लिए, और जब ये बिम्बसार ने देखा कि अजातशत्रु तलवार लेके आ रहा है तो उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके दो उदाहरण, मतलब दो कहानियां इसके लिए प्रसिद्ध है कि एक तो अजातशत्रु ने पिता बिम्बसार की हत्या करके क्या किया, अपना आप को राजा बना दिया। तो फिर इसके बाद ये जो होंगे अजातशत्रु, इनके भी पुत्र इनकी हत्या करेंगे, वो अभी हम पढ़ते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, इनके जो ये हर्यक वंश था, हर्यक वंश, क्योंकि अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, उसने भी हत्या कर दिया था। तो हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। इस तरह क्या हुआ, हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, और इसका जो पुत्र था अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। अब आते हैं हम अजातशत्रु की तरफ। अजातशत्रु जो हुआ अगला शासक हुआ हर्यक वंश का। देखिए अजातशत्रु के जो पिता होंगे यही होंगे। तो अजातशत्रु जो थे, इनका समय शासन काल 492 BC से लेके 460 BC तक रहेगा। शत्रु इनका 492 BC से लेके 460 BC तक शासन किए। इनकी माता कौन हो जाएंगी, माता महाकौशला हो जाएंगी। और जो इनका अन्य नाम है वो कुणिक है, या प्रथम पितृहंता भी इसको कहते हैं। तो अन्य नाम कुणिक, और इसको प्रथम पितृहंता
पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, यानी दो नाम इनके हैं, कुणिक और प्रथम पितृहंता। और इसके समय में ही 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वो महाकश्यप थे। ये मैंने बौद्ध धर्म में आपको बताया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होगी और अध्यक्ष महाकश्यप। एक और इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु इनके ही काल में हुई। मतलब इन्हीं के शासन काल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। और अजातशत्रु था, वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये जैन धर्म का अनुयायी। ये हो जाएगा। अब क्या होगा? जब अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन था, वो अजातशत्रु की हत्या करके वो गद्दी पे बैठ जाएगा। ये द्वितीय पितृहंता कहलाएगा। इसीलिए इस वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि वर्तमान की पटना है, बिहार की राजधानी है। तो ये कहाँ पर? गंगा, गंडक और सोन नदी के तट पर। तो उदयन क्या होगा? उदयन अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु की। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इतिहास ने अपने आप को, समय अपने आप को दोहराया। इतिहास मतलब समय। उदयन, तो इसने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या। मतलब ये अजातशत्रु इनके पिता ही हैं। अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। और क्या हुआ? इसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया। बसाया मतलब स्थापना किया। ये कहाँ है? तो ये गंगा, गंडक और सोन नदी के तट पर है। तो ये गंगा, गंडक, सोन नदी के तट पर है। इसको कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को, पाटलिपुत्र को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। तो इसको कुसुमपुरा मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला, बहुत खूबसूरत, कुसुमपुरा के नाम जाना जाता है। और यही क्या हो जाएगी? उदयन की राजधानी बदल जाएगी। अब कहाँ पहुंच जाएगी? पाटलिपुत्र में। तो इसको राजधानी बनाया। अब इनके 3 पुत्र होंगे। उदयन के कितने पुत्र होंगे? 3 पुत्र होंगे। अनिरुद्ध और क्या होंगे? मुंडक और नागदशक। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा रखते हैं वो नागदशक रखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने शासन जो है अच्छे से नहीं किया। लेकिन नागदशक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर्यक वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं। और इनकी जो हत्या है इनके मंत्री शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है और शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो नागदशक अंतिम शासक हैं।
दशक अंतिम शासक हैं। कहाँ के? हर्यक वंश के। हर्यक वंश के ये अंतिम शासक हो गए और इनकी हत्या करके अब क्या होगा, शिशुनाग गद्दी पर बैठ जाएगा। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, तथा ये वीडियो में केवल मेन पॉइंट होता है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप ज़रूर वीडियो देखा करें। थैंक यू।